तो फ्रेंड्स, मैं अभय शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय AK शर्मा पर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, जो जिसने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए गति के समीकरण में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना उसे। ठीक है, देखिए कोई वस्तु है, देखिए कोई वस्तु है, वो 0 सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड वेग तय करती है। कोई वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग तय करती है 0 सेकंड पर, मतलब टाइम दे दिया 0 सेकंड। अब ये u होता है, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग जहां से वस्तु चल रही है। प्रारंभिक वेग क्या होता है? जहां से वस्तु चल रही है। और v होता है अपना अंतिम वेग। ठीक है, v होता है अंतिम वेग जहां वस्तु रुकती है। ठीक है, जहां वस्तु अपना कार्य समाप्त करती है। तो जैसे हमने मान लिया कि t बराबर 1 सेकंड पर वो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग तय करती है। ठीक है, अब मान लीजिए t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु तय कर रही है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये अब इसमें त्वरण निकालेंगे तो क्या आएगा? तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटा समय में परिवर्तन की दर। तो ये क्या आ गया? 10 माइनस 5 बटा 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो 5/1 क्या आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसी का भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। इसका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये दोनों त्वरण क्या है? अपने फिक्स हो गए कि 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक समान त्वरण में मैंने आपको क्या बताया था? एक समान त्वरण वो होता है जिसमें त्वरण फिक्स हो, वेग में परिवर्तन की दर हो, उसमें त्वरण फिक्स हो, वो होता है अपना एक समान त्वरण। देखिए अब हम वेग समय का ग्राफ समझते हैं। ठीक है, देखो चलिए फ्रेंड्स, देखो वेग और समय का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। देखो ये तो ले लिया वेग और ये समय, आप सभी ने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो वेग और समय, यहाँ वेग और ये हो गया समय। समय को अपन t से दर्शाते हैं, वेग को v से। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि t बराबर 0 सेकंड है। ठीक है, तो t बराबर 0 सेकंड अपन ने यहाँ माना है। ठीक है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड वेग तय करता है। ठीक है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड वेग तय करता है। प्रारंभिक वेग होता है अपना u। प्रारंभिक वेग को अपन u से दर्शाते हैं। किससे? u से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? u हो गया, जिसे हम 5 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक t बराबर 5 सेकंड था, यानी कि अंतिम समय क्या हो सकता है उस वस्तु का? 0 से लेकर t तक हो सकता है। अंतिम समय t और प्रारंभिक समय 0। ठीक है, तो ये t समय यहाँ हो गया और वेग इससे ऊपर आएगा क्योंकि वृद्धि कर रहा है। वृद्धि यहाँ कर रहा है, मान लीजिए यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड, और जो अंतिम वेग है उसे हम दर्शाते हैं v से। उसे हम दर्शाते हैं v से। अब देखिए ये v हो गया। ठीक है, तो इसने ये दूरी तय कर ली, ये मान लीजिए अपन ने मान लिया t सेकंड। ठीक है, तो t सेकंड पे अपन ने ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा v मान सकते हैं। ठीक है, ये पूरा v हो गया, ये वेग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये डैश डैश दर्शा दिया। ठीक है, अब देखिए इसे नामकरण दे दिया a b c d। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए देखो गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, तो गति का पहला समीकरण निकालते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? केवल और केवल इसी प्रोसेस से निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखिए जो पहला समीकरण होता है, देखो आपको दिमाग लगाना कि हमें v दे रखा है, u दे रखा है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। u प्रारंभिक वेग था और अंतिम वेग, मतलब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक वस्तु पहुंचती है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ, मतलब यहाँ क्या है? त्वरण है। तो त्वरण को अपन दर्शाते हैं a से। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? a से। तो त्वरण का जो रियल मीन होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा
समय, परिवर्तन बटा समय में। ठीक है, तो वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखो यहाँ देखो अंतिम वेग क्या है, v है। ठीक है, तो v माइनस माइनस कर देंगे u क्या है, प्रारंभिक वेग। अब देखो t माइनस 0, ये क्यों किया, क्योंकि अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो यहां से ये निकल के आ गया v माइनस यू बटा टी, जो a बराबर t। ठीक है, अब वज्र गुणा करा सकते हैं, तो करवाई a बराबर v माइनस यू। ठीक है, अब इसे अपन लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो जो v बराबर u प्लस ए टी आया है अपना, ये है गति का पहला समीकरण, ये है गति का पहला समीकरण। ठीक है, और इसे अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा देख सकते हैं क्यों, अगर हमें यहाँ a क्यों कर सकते हैं, तो अब दिमाग लगाइए, v और q दिया है, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में अगर प्रारंभिक वेग हो रहा है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग पर वस्तु जा रही है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ हो रहा है, मतलब त्वरण दिया हुआ आएगा। ठीक है, तो ये त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस यू बटा समय में परिवर्तन t माइनस 0। अब देखिए a बराबर v माइनस यू बटा t आ गया, इसे वज्र गुणा करा दिया, तो a t बराबर v माइनस यू। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं गति का द्वितीय समीकरण। चलिए फ्रेंड्स, गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो कैसे निकलता है, यानी गति का दूसरा समीकरण है वो कैसे निकलता है, दूसरा समीकरण। देखो इसमें केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है, वो फैक्ट क्या है कि अगर वेग समय का अपन ग्राफ निकालेंगे, वेग समय का ग्राफ निकालेंगे, तो उसका जो सोल्व आता है, उसका जो आंसर आता है, वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा आएगा विस्थापन, जिसे अपन एस से दर्शाते हैं। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, एस से। अगर हम वेग समय का ग्राफ बनाएंगे, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है विस्थापन। ठीक है, जिसे हम एस से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, देखो ये देखो वेग समय का पूरा ग्राफ निकलेगा, ये तो अपन को पता है, तो ये पूरा ये क्षेत्रफल है, ये पूरा निकलेगा। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या आ गया, विस्थापन आ गया। ठीक है, विस्थापन आ गया। अब देखिए ये पूरा क्या निकल के आ गया, ओ ए बी डी। ठीक है, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ठीक है, अभी देखो ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये पूरा कैसे आ सकता है, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, ये आयत होगा अपना, इसे वर्ग मत मानना। ठीक है, ये आयत होगा। ठीक है, ये आयत होगा, ये आयत होगा। ठीक है, ये होगा त्रिभुज कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, ओएबीडी का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल कर दे, तो ये क्या पूरा निकल के आ जाएगा। देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिया, फिर आयत का क्षेत्रफल कर दिया, तो ये पूरा क्या निकल के आ जाएगा, ओएबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ये विस्थापन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल। अब प्लस में देखो क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई।
ठीक है, ये अपन को पता है। अब इसमें क्या रखना है, मान रखना है। कैसे रखे, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, देखो आयत है, t माइनस 0 होगा, ठीक है, तो ये t आ गया, ये t माइनस, ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आ गया t। ये u है तो ये भी u होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब देखिए ये जो है ये निकल के आएगा, ये पूरा ये u है, देखो ये जो CD है ये u है, ठीक है, और ये पूरा BD क्या है, v है, तो ये निकल के आएगा अपने पास v माइनस u। क्योंकि पूरे में से अगर हम इसे घटा देंगे, क्योंकि पूरे में से अगर हम इसे निकाल देंगे तो BC निकल के आ जाएगा v माइनस u, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए आधार हो गया क्या, t हो गया, ऊंचाई क्या होगी, ये होगी, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू t इंटू v माइनस। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई क्या आएगी, लंबाई आएगी t और u, ठीक है, लंबाई t इंटू चौड़ाई u, t इंटू u। अब देखिए इसे सोल्व कर सकते हैं, ये बराबर में s चल रहा है, s बराबर हाफ t v माइनस u प्लस ut। अब अपन ने पहला गति का समीकरण पढ़ा था, वो था v बराबर u प्लस at। क्या था, v बराबर u प्लस at। अगर हम v माइनस u बराबर at निकाल सकते हैं, ठीक है, v माइनस u बराबर क्या निकाल सकते हैं, at निकाल सकते हैं इस समीकरण से पक्षांतरण करके, ठीक है। तो ये अगर हम इस मान में धर दे, v माइनस u की जगह at धर दे, चलेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, समीकरण की 1 से या गति के प्रथम समीकरण से, देखो हाफ at स्क्वायर प्लस u। देखो at स्क्वायर कैसे है, ये पहले से t था, ठीक है, अब v माइनस u क्या है, 80 हो गया, ठीक है, तो at स्क्वायर प्लस ut, ये जो है अपना हाफ at स्क्वायर प्लस ut s बराबर, ये क्या आता है, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा समीकरण आ गया। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का तीसरा समीकरण। फ्रेंड्स जो गति का तीसरा समीकरण है, अब हम उसे देखते हैं। देखो पहला समीकरण अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस दूसरे समीकरण में अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा ग्राफ का क्षेत्रफल है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। और अब गति का तीसरा समीकरण निकाल रहे हैं, उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो OABD का क्षेत्रफल आएगा ये पूरा आएगा, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। समांतर भुजा होगी AO और BD, ठीक है, AO और BD। कैसे, ये इसके समांतर हो सकती है, ठीक है, पहले हम लिखते हैं। देखो S कैसे है, वेग समय ग्राफ हल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका विस्थापन आता है, विस्थापन को अपन S से दर्शाते हैं, तो समलंब OABD का क्षेत्रफल, BD का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ देखिए समांतर भुजा क्या क्या हो सकते हैं, AO, इसके समांतर है BD, AO BD, तो U प्लस V हो सकता है, इन दोनों का योग U प्लस V हो सकता है। अब देखिए गुणा में आएगा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी का मतलब ये जो समांतर भुजा है उनके मध्य की दूरी क्या आएगी, T आएगी, AC आएगी, उनके मध्य की दूरी क्या आएगी, T आएगी, ठीक है, तो ये आ गई T। अब ध्यान देने वाली बात केवल और केवल यही है कि जो ये T आता है इसमें अपन को मान धरना है, यहाँ मान नहीं धरना है, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर मान जैसे v बराबर u प्लस at आया था अपना पहला समीकरण, ठीक है, v बराबर u प्लस at, तो यहाँ से अपन को t निकालना है। क्या निकालना है, t निकालना है। कैसे आएगा, v माइनस u बटा a, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो t का मान यहाँ धरना है, ठीक है, यहाँ रखना है, इसे हम v प्लस u लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए v माइनस u बटा a अपॉन a हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बराबर में s चल रहा है। अब देखिए s बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर, तो a b, तो इसका स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर बटा ए। ठीक है, तो ये जब इधर करेंगे, इसे वज्र गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जबकि ये माइनस में, इसे प्लस में बना लीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये है अपना गति का तृतीय समीकरण। गति का जो तीसरा समीकरण है वो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने गति के तीनों समीकरण पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो गति का पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण था s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है, अब देखिए तीसरा समीकरण वो था 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।